नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, जिहाद एक मुहज़्ज़ब लफ्ज़ था। शरीअत में इसकी कितनी अहमियत है और क्या चीज़ें हैं। दो चीज़ें मिलती हैं। एक जिहाद है जो आपको मैदान में जाकर के बातिल के ख़िलाफ़ उस वक्त करना है जब ताकतें जो है वो जुल्म करती हैं। किसी भी बातिल ताकत के साथ जिहाद के उसके अपने उसूल करार दिए गए हैं, जिसको आज दुनिया में गलत तरीक़े से पेश करके जिहाद को एक गाली ही बना दिया गया है। और ये इस्लाम दुश्मन ताकतों की जानिब से एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। जिहाद की रूहानियत को ख़त्म करने के लिए, जिहाद की हकीकत को ख़त्म करने के लिए, और उस नाम से किस तरह की सूरत हाल पैदा हुई और उसके बाद ये सूरत हाल ख़राब होते होते जब भारत में पहुंची तो जिहाद के साथ किस किस तरह के अल्फाज जोड़ करके इसकी हकीकत को ख़त्म कर दिया गया, इसकी रूहानियत को ख़त्म कर दिया गया, इसकी असल पहचान को ख़त्म कर दिया गया, बल्कि इस लफ्ज़ को कहाँ कहाँ तक दहशतगर्दी तक जोड़ करके किस तरह से जो इन तमाम चीज़ों पर एक साजिश के तहत इससे जो रिश्ता था उसको ख़त्म कर दिया गया। मैं और आप जानते हैं दो जिहाद है। एक जिसे एक नफ्स का जिहाद होता है जिसको लेकर के हमने हमेशा से हदीस में सुना है। फिर इस चीज़ को अलग तर्ज से लाया गया। किसी ने लैंड जिहाद कहा, किसी ने लव जिहाद कहा, किसी ने न जाने इसके साथ किस किस तरह के लफ्ज़ जोड़ करके मुसलमानों को अलग अलग एतबार से बदनाम करने की कोशिश की। और मुसलमानों की ही जहन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जहन में जिहाद के लफ्ज़ को एक अलग उसकी तस्वीर पेश करने में इस्लाम दुश्मन ताकतें कामयाब रही हैं। और इसके पीछे लाखों करोड़ों खरबों रुपयों का खर्चा हुआ मीडिया के ज़रिए से जिहाद के जो चेहरा है उसको भयानक अंदाज में पेश करने के लिए। जबकि जिहाद के या किसी पर जंग थोपने के इसके क्या उसूल होते हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए कि कभी जो है शरीयत में अगर उसका सही तौर पर मुताला किया जाए तो किसी मुल्क पर हमला करने से पहले या पुराने ज़माने में जो जंगें हुआ करती थी उसके अपने उसूल थे। आप किसी पर जो है सिर्फ इस वजह से कि वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता उस पर जंग थोप नहीं सकते थे। ये एक दिफाई पोजीशन होती थी जिसको इस तरह तर्ज से पेश की गई थी। लेकिन उसको जिस अंदाज में पेश किया गया उससे हम तमाम लोग वाकिफ हैं। लेकिन कभी कभी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल खुद मुसलमान गलत करता है और उसका फ़ायदा हिंदुत्व ताकतें भारत में उठा लेती हैं। अब बताइए, वोट जिहाद कभी आपने सुना है? कांग्रेस के कुछ लीडरान जो मुस्लिम चेहरे हैं ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा। मैंने बाज लफ्ज़ जोड़ा है, बाज का लफ्ज़ खास करके सुने। इनको न शरीयत से कोई लेना देना होता है, न इस्लाम का कोई मुताला होता है। ख़ानदानी तौर पर कुछ सियासी कुर्सियाँ मिल जाती हैं, ख़ानदानी तौर पर दौलत मिल जाती है और फिर वो बकवास करना शुरू कर देते हैं जिसके मुज़िर असरात जो है पूरी की पूरी कौम पर पड़ती हैं। अब इसी तरह का मामला पेश आया। कल यूपी में हमने वो खबर आप लोगों के सामने सुनाई थी। सलमान खुर्शीद और मारिया ने जो है उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वजह इसकी है कि उन्होंने मजहब के नाम पर वोट मांगा। क्यों मांगा था? इसलिए कि उन्होंने वहां पर कहा था बयान में कि अब मुसलमानों पर लाजमी हो चुका है कि वो वोट जिहाद करें। अरे पागल किस्म के लोग हैं भाई, आपको ये लफ्ज़ मिला कहाँ? क्या आप जिहाद का मतलब समझते हैं कि क्या है, इसकी हकीकत क्या है? अगर कोई मीडिया वाला ये चलाता है लैंड जिहाद कर रहे हैं मुसलमान, लव जिहाद कर रहे हैं मुसलमान, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, और न जाने इसके साथ और किस किस तरह के अल्फाज जोड़े जाते हैं,
हम सोशल मीडिया में उनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, उनको इस्लाम और जिहाद के बारे में समझाना शुरू कर देते हैं कि जिहाद का मतलब ये है, जिहाद का मतलब ये है, आप जो समझा रहे हैं वो जिहाद नहीं है। लेकिन एक पढ़ी लिखी खातून, एक सीनियर लीडर की मौजूदगी में वोट जिहाद करने का अगर फतवा अपनी जानिब से जारी कर देते हैं मुसलमानों को, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व ताकतें जिस चीज़ों को हम झुटला रहे थे अब तक कि जिहाद के साथ लैंड जिहाद नहीं हो सकता, जिहाद के साथ लव जिहाद नहीं हो सकता, और जितनी भी चीज़ें आप लोग जोड़ लेते हैं जिहाद के, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो जो कोशिशें होती हैं इनके सिर्फ एक बयान से बेकार हो जाती हैं। सलमान खुर्शीद और उनकी बेटी ने कल जो कहा उसका जवाब खुद अब हिंदुत्व ताकतें किस अंदाज में देकर के इस पूरे मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप खुद सुन लें। इस वक्त जो है अब जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास इस वक्त लोगों के सामने जाने के लिए, अलग अलग अपोजिशन पार्टियां सारी तरह से उनके सामने तफसीलात रख रही हैं कि उन्होंने जमीनी सतह पर कोई कामयाबी नहीं की है, तो वहीं पर हमारे लीडर उनको मौका फराहम कर देते हैं। कैसे मौका फराहम कर देते हैं? वोट जिहाद कहते हुए। कर्नाटक में बेंगलुरु का, कर्नाटक में हुबली में पेश आया और फैयाज और नेहा का मामला जिसमें कत्ल कर दिया गया था नेहा का, उसको बड़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा था। रेवन्ना का, प्रज्वल रेवन्ना की बात सामने आई जो भारत की तारीख में सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल था, जिस पर ना चाहते हुए भी मीडिया बोलने की कोशिश कर रहा था, डिबेट करने की कोशिश कर रहा था, बीजेपी को कटहरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। मारिया की इस वोट और जिहाद का सबका सब कुछ मिलामेट करके रख दिया। देखिए अब जो है यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इसी वोट जिहाद को लेकर के किस तरह का बयान जारी करके मीडिया पूरी की पूरे बड़े पैमाने पर इसको शेयर किस तरह कर रहा है। प्रज्वल रेवन्ना की जो जिनसी स्कैंडल सामने आई थी उस बात को लेकर के, और फिर जो है 400 के पार की हकीकत ये थी कि यहाँ के आईन को बदलने की कोशिश हो रही है बीजेपी की जानिब से, लेकिन जैसे ही वोट जिहाद का नाम आया अब इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर के जो है आईन से भी जोड़ करके पूरी तरह से लोगों को अपने जानिब रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, और इसको जो है पूरी तरह से पेश किया जा। गौरी की भी बात आ गई, गजनवी की भी बात आ गई, लोधी की भी बात आ गई, मुगल्स की भी बात आ गई, और शरीयत नहीं चलेगी इस कमरे में, जिहाद और फसाद नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ अब जो है अम्बेडकर की आईन चलेगी, कहते हुए किस तरह से एक गलती की वजह से बीजेपी उसका भरपूर फायदा उठा रही है। उसकी साफ और वाज़ेह मिसाल ये वीडियो है। अब इस पर किस तरह से तबसरे हो रहे हैं, डिबेट हो रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगा। अब आप किसको जो है कसूरवार गर्दानेंगे, देख लीजिए क्या कह रहे हैं। वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। ये जिहाद की बात करने वालों को मैं बोलूंगा, भारत का भविष्य जिहाद या फसाद से तय नहीं होगा। ये देश किसी फतवे या फरमान से नहीं, भारत के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान से चलता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ चलती है। फतवे और जिहाद के दिन चले गए हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, उनका काम नहीं चलेगा। दिल्ली पर अब गौरी, गजनवी, लोधी या मुगलों का शासन नहीं, भारत की चुनी हुई और भारतीयों द्वारा चुनी हुई एक लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा होता है। और पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, अब 3 करोड़ पक्के मकान और बनाएंगे। 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी, अब 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनेगी। ऐसे ही 70 वर्ष से ज्यादा वालों को मुफ्त में इलाज मिलेगा तो 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलेगा। हर तरफ विकास, विकास और विकास ही होगा। तीसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बनेगा। लेकिन विपक्ष के लोग आज भी जाति के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। आज देश के लोग विकास का स्वाद चख चुके हैं, चाहे वो मुसलमान भाई बहनें क्यों ना हो, वो मोदी के साथ खड़े हैं क्योंकि विकास के साथ खड़े हैं। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो मोदी जी ने, पक्का मकान, शौचालय, दवाई से लेकर उनको स्वतंत्रता और अच्छी शिक्षा दिलाई तो मोदी जी ने। राहुल का कहना है कि
संविधान में अगर बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल के SC/ST OBC का अगर आरक्षण किसी ने छीना और कम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे वो तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की बात हो। और SC/ST OBC का इन्होंने आरक्षण काट कर मुसलमान भाइयों बहनों को दिया। मेरा सवाल राहुल गांधी से कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि SC/ST OBC का आरक्षण को छीनना पड़ा, और ना आएंगे SC/ST OBC का आरक्षण इनको वापस दिलाएंगे। जब तक मोदी सरकार है तब तक SC/ST OBC का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। 10 साल भी मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार ही सरकार चलाई, आगे बढ़ी। क्या आप भी एक खूबसूरत ट्रिप प्लान कर रहे हैं? कश्मीर यानी जन्नत जाना चाहते हो लेकिन बजट नहीं है, तो अपने शानदार टूर के लिए तैयार हो जाइए नेक्स्ट लेवल हॉलिडेज के साथ, जो देते हैं ब्यूटीफुल प्लेसेस के अफोर्डेबल टूर पैकेजेस के साथ बेस्ट टूर सर्विसेज, जैसे टैक्सी बुकिंग, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल बुकिंग, जंगल सफारी, हाउस बोट बुकिंग, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स टूर पैकेजेस भी, धरती का स्वर्ग कश्मीर, मुगल गार्डन, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, डल लेक, सोनमर्ग जैसी बहुत सी खूबसूरत जगहों का सफर करवाते हैं। आज ही राब्ता कीजिए तालिब बशीर नदवी के साथ। तो ये है नाज़रीन गिरामी हकीकत हमारी लीडरान की बेवकूफ़ी और उनकी मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने की उनकी बुरी आदत ने इस कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, देखिए कुछ कांग्रेस के लीडरान मुसलमानों पर होने वाले अटैक का भी जवाब दे रहे हैं और इस बीच में कुछ लीडरान गलती कर बैठते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहते हुए मुसलमानों को जिस तरह से PM मोदी ने अपने एक बयान में निशाना साधने की कोशिश की थी, आपको मालूम है, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, अलग अलग अंदाज में दिया गया। बिहार में तेजस्वी यादव ने जवाब दिया नीतीश कुमार की फैमिली को, जब उन्होंने उनके ख़ानदान को ज़्यादा बच्चे वाले या अलग अलग तरह से तनकीद करने की कोशिश की थी। फिर सुबह उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने तो बीजेपी लीडरान के तमाम उनकी कितनी औलादें हैं, उनके भाइयों को कितनी औलादें हैं, वो सारी तफसील सुना दी। आज लोकसभा इंतखाबात 2024 में बीजेपी के जरिए मंगलसूत्र और मुसलमानों के मुसलसल जिक्र पर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सख्त जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि हमें अक्सरियत मिलने वाली है और इसीलिए वो यानी मोदी अब मंगलसूत्र और मुसलमानों की बात करने लगे हैं। वो कहते हैं कि हम आपके पैसे चुराकर उनको देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। गरीब लोगों के हमेशा ज़्यादा बच्चे होते हैं, क्या सिर्फ मुसलमानों की ही ज़्यादा बच्चे होते हैं? मेरे भी तो 5 बच्चे हैं। ये कहते हुए उन्होंने पब्लिक के सामने इस बात का इकरार करते हुए बीजेपी को जवाब देने की कोशिश की। दरअसल वो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मौजूदा लोकसभा इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने वाली है। इसी खौफ की वजह से मुसलमान, मंगलसूत्र, इन तमाम चीज़ों की जो हवाला दे करके बीजेपी मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है और बार बार मुसलमानों का नाम ले रही है। और मैं साफ और वाज़ेह तौर पर कहता हूं कि गरीबों के ज़्यादा बच्चे होते हैं और उसमें मैं भी शामिल हूं, मेरी भी 5 बच्चे, कहते हुए उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, जिसकी इस वक्त सुर्खी अलग अलग अंदाज में पेश की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, क्या आपको मालूम है मणिपुर तशद्दुद में CBI का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। जिन खवातीन की बरहना परेड कराई गई थी, जो सारी दुनिया में जिनकी तस्वीरें वायरल हुई, यहां तक कि इंटरनेशनल मीडिया ने बीजेपी हुकूमत की सख्त सरजनिश की थी, अब यह खबर आ रही है कि उन खवातीन को उस जो है खूनखार भीड़ के सामने पेश करने वाले खुद पुलिस अफसरान थे। यानी खूनखार दरिंदों के सामने उस निहत्ते बेगुनाह औरतों को पेश करने वाले, ताकि उनके साथ ज्यादती हो, वो पुलिस थी। और वहां पर किसकी हुकूमत चल रही है आप अंदाजा लगाएं। मुतासिरा खवातीन में करगिल जंग लड़ चुके फौजी की बीवी भी शामिल थी। और करगिल जंग किस कदर मखसूस जंग थी पूरे हिंदुस्तान के लिए, आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस एहलकारों ने कहा कि उनके पास गाड़ी की चाबी नहीं है और उन्हें भीड़ के रहमो करम पर छोड़ दिया। और भीड़ ने उनके साथ क्या किया आप अंदाजा लगाते हैं। मुझे तफसीलात में जानना नहीं है, वो तस्वीरें वायरल हुई थी
सीबीआई ने अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें इस बात का तस्करा है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि मणिपुर पुलिस के अहदेदारान खवातीन को 1000 लोगों के हुजूम के दरमियान लाए थे और गाड़ी की चाबी का ना होने का बहाना करते हुए उस खवातीन को हवाला कर दिया था। तो क्या इस पर बीजेपी की सरजनिश नहीं होनी चाहिए? क्या मणिपुर का तस्करा इस इलेक्शन में नहीं होना चाहिए? क्या भारत के 125 करोड़ लोगों के सामने बीजेपी और उसकी पुलिस की ये सूरत हाल नहीं बयां करना चाहिए? ये कहते हुए जो है इस वक्त इस खबर को लोगों के सामने पेश करने की कोशिश हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, तेहरान किताब मेले में हमेशा से हिंदुस्तान मेहमान खुसूसी होता था, लेकिन इस साल ईरान ने हिंदुस्तान की जगह यमन को मेहमान खुसूसी बनाया, तो फिर उसका भी जो है इस वक्त तस्करा चल निकला। और क्या ईरान और भारत के ताल्लुकात एक बार फिर सर्दमोहरी का शिकार हैं? इस बात को लेकर के तबसरे शुरू हुए। उसके सेंटर में इसराइल है। गुज़िश्ता दिनों सदर ईरान इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान के मौके पर मुश्तरका एलामिया से भी ये तासुर मिला। और अब जबकि तेहरान बैनुल-अक़वामी किताब मेले TIBF के इफ्तिताह के सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, ईरान ने मशरिक़ वस्ता के बावकार सकाफती प्रोग्राम में हिंदुस्तान की जगह यमन को बतौर मेहमान खुसूसी बनाया। ये मेला 8 मई को शुरू होकर 18 मई को इख्तिताम पजीर होगा। TIBF के तर्जुमान अली रमजानी ने फैसले पर गौर किया जाए तो इसकी वजह है कि हिंदुस्तान ने इसराइल पर ईरानी हमले और इसराइल के जवाबी हमले के बाद खित्ते में कशीदी के बाइस अपने शहरियों की ईरान जाने पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिसकी वजह से ये सर्दमोहरी जारी है। ये कहते हुए इस पर तबसरा किया है। नाज़रीन गिरामी, 8 दिनों के अंदर अंदर जालिम दहशतगर्द नेतन्याहू की गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकता है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से यह बयान सामने आया है। जमहूरिया जनूबी अफ्रीका के ऐवान सदर ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क इस तहकीकात पर गहरी नजर रखे हुए है जिसमें बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है। सदारती तर्जुमान विंस्टेंट मेगोनिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मुल्क तवक्को करता है कि बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत इस हफ्ते के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देगी। तो नाज़रीन गिरामी, अगर न सिर्फ नेतन्याहू जालिम दहशतगर्द, उसके साथ देने वाले बहुत सारे फौजी अहदेदार और कमांडर्स भी इसमें हो सकते हैं, इस तरह का तबसरा आ रहा है। क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से इस तरह की सुर्खियाँ आ रही हैं। अब देखना यह है कि फौजदारी अदालत जो आलमी अदालत है उसकी कोई भी बात आज तक इसराइल ने नहीं माना है। जुल्म तशद्दुद की इस कदर इंतहा कर चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं है। क्या इस तरह के गिरफ्तारी वारंट से उस पर कुछ असर होगा? क्या आलमी सतह पर इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है इक़दामात किए जाएंगे? क्या सारे ममालिक जो है वो नेतन्याहू के अपने मुल्क आमद पर पाबंदी लगाएंगे और आने पर गिरफ्तार करेंगे? ये सारी चीज़ें हैं जो इस तरह गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद सूरत हाल को पैदा करती हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि आज दिल्ली में ये 100 से ज़ायद स्कूलों में बम नस्ब करने की धमकी मिली थी, लेकिन वज़ारत दाखिला ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि इस धमकी मिलने के बाद जिसमें DPS और भी बहुत सारे मशहूर स्कूल हैं दिल्ली के, उन तमाम स्कूलों से तलबा को खाली कर लिया गया था और दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां प्रोटोकॉल के मुताबिक ज़रूरी इक़दामात भी कर रही हैं। स्कूलों की छानबीन भी चल रही है। सड़कों पर जो जाम जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी, खबर फैलते ही वालिदैन और रिश्तेदार अपने बच्चों को लेने स्कूल पहुंच गए थे। ऐसी सूरत हाल में जो सनसनी फैलाई गई, उस पर जो वज़ारत दाखिला ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि इसमें जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। बताया जा रहा है कि दरअसल ये सिक्योरिटी फोर्सेस को भटकाने के लिए इस तरह की ईमेल भेजे गए थे। आपको मालूम होना चाहिए कि मयूर विहार के मदर मेरी स्कूल जो मशहूर है, द्वारका में दिल्ली पब्लिक स्कूल, चाणक्यपुरी में संस्कृति स्कूल, वसंतगंज में दिल्ली पब्लिक स्कूल, साकेत में इमिटी स्कूल, नोएडा सेक्टर 30 में वाक़ दिल्ली पब्लिक स्कूल को बम से मुतालिक ईमेल ये मौसूल हुआ था। दिल्ली पब्लिक स्कूल के तो पूरे दिल्ली के हर इलाके में मौजूद है, जैसे कि आप जानते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो है ये जब ज़ाहिर सी बात है, और ये हाई प्रोफाइल की स्कूल मानी जाती हैं, और इस तरह के स्कूल को धमकियां मिलने के बाद
जाहिर सी बात है कि जो है पूरी तरह से रियासत अलर्ट में आ गई थी। अब इस सिलसिले में साफ वाज़ेह तौर पर पैगाम मिल रहा है कि जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस को भटकाने के लिए इस तरह के मेल भेजे गए थे। इस पर मुकम्मल तौर पर छानबीन चल रही है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने कल भी प्राइम टाइम में बताया था कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किस तरह से जो है तलबा एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आज खबर आ रही है कि जो खुसूसी NYPD है, फोर्स है, वो जो है आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गई है। कैंपस में दाखिल होकर के तलबा को पर जुल्म करते हुए जो गज़ा के पट्टी के मासूम मुसलमानों की हिमायत में, मज़लूम मुसलमानों की हिमायत में एहतिजाज कर रहे थे, जंगबंदी का मुतालबा कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर गई है। और यहाँ की पुलिस ने लगातार यहाँ के तलबा पर जुल्म सितम की इंतहा करते हुए जो है इंसानी हकूक़ की, तलबा की हकूक़ की पामाली कर रही है। और अमेरिका जो सारी दुनिया को इंसानी हकूक़ सिखाता है, वो ख़ुद इस वक्त जो है तलबा के साथ हैवानियत की इंतहा कर रहा है अपने खुसूसी फोर्स के साथ। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी एक और वीडियो आई, आप देखिए। इस जालिम दहशतगर्द सहयूनी इसराइल के जो चाहने वाले हैं उनकी जहनी फिस्तायत की इंतहा देखिए कि जो लोग एहतिजाज कर रहे थे उन पर जो है उनके कैंपों पर और उनके इस पर जो है पटाखे फोड़ते हुए उनको जो है तकलीफ देने की कोशिश कर रहे थे। ख़वातीन के साथ छेड़खानी और तालिबात को के साथ ज़्यादती करने की कोशिशें हो रही थी। जालिम दहशतगर्द सहयूनी इसराइली भी यहाँ उसके सपोर्टर पहुँच गए और फिर उसका सपोर्ट करने वाली पुलिस भी, और मासूम बच्चों पर, तलबा पर जो इस वक्त इंतहा हो रही है जुल्म की, और पूरी दुनिया खामोश है कहते हुए भी। लेकिन चूंकि अमेरिका में हो रहा है, इसको बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त मीडिया लोगों के सामने पेश कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते जीनत परवीन की भी बात कर लेते हैं, जो रांची से है, झारखंड में जो स्टेट टॉपर है 12th की। तो जाहिर सी बात है कि पूरी रियासत में टॉपर बनी हुई है 12वीं जमात में जीनत परवीन। इस वजह से जो है वो जो है UPSC की तैयारियां करने वाली हैं। उनको आप जो है, चूँकि जाहिर सी बात है कि आजकल मुसलमानों को तालीमी पसमानदगी को लेकर के जिस तरह की चीज़ें पेश की जाती थी, अब ऐसा होना नहीं चाहिए। हर इम्तिहान में, हर रियासत में कहीं ना कहीं से हमारी मुस्लिम तालिबात की, मुस्लिम तलबा की जो है बड़े पैमाने पर और अच्छे नंबरात से कामयाब होने की खबरें कहीं ना कहीं से निकल कर के सामने आ रही हैं। यानी मतलब ये है कि मुसलमान तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए पूरी तरह से संजीदा हो चुका है। आजकल के दौर में ये बात हम कह सकते हैं। तालीमी बेदारी और तालीमी स्कूलों की जिस अंदाज में इस वक्त जो है उसकी बुनियादें डाली जा रही हैं, ये वाकई में मुसलमानों की तालीमी बेदारी को जो है उसकी बयां करता है और लोगों के सामने लाता है। बगैर जीनत परवीन के हक़ में आप भी जो है मुबारकबादी पेश करें। सीधी बात भी उनकी खिदमत में मुबारकबादी पेश करता है। आइए वो क्या कह रहे हैं सुन लें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, अभी तो मैं गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल कांके में पढ़ती हूँ और 12th में मैं आर्ट्स स्ट्रीम लेके पढ़ी और उसमें टॉप की हूँ स्टेट में पूरे 94.40% लाके। कैसे पता चला कि आप टॉप? मुझे पता नहीं चला था। जब मैं अपना रिजल्ट देखी 94.40% था तो मुझे लगा कि हाँ फर्स्ट डिवीज़न है। उसके बाद मुझे मेरी मैम है इकोनॉमिक्स की टीचर सुनैना मैम, वो कॉल की, बोली कि तुम रांची टॉपर बनी हो। मुझे बहुत खुशी हुआ। फिर उसके बाद अनीता मैम ज्योग्राफी की टीचर है, वो कॉल की, फिर बोली कि तुम तो स्टेट टॉपर बन चुकी हो। उसके बाद मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर जैसे जाती थी पढ़ने के लिए काफी दूर से, हाँ, किस प्रकार से संघर्ष रहा? शुरू में तो 11th क्लास में मैं साइकिल में ही चली जाती थी। कभी कभी साइकिल खराब हो तो पैदल चली जाती थी यहाँ से हुसीर तक। उसके बाद वहाँ से ऑटो मिलता, ऑटो से जाते थे। उसके बाद भाई के साथ बाइक में जाते थे। पैदल की बात? हाँ। कितना किलोमीटर होगा लगभग? 10 किलोमीटर। आगे क्या करना है, क्या सोचा है? आगे UPSC का तैयारी करना है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम जीनत परवीन है। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात।
अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।